नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात उस खतरनाक साजिश की जिसकी परतें अब खुलने लगी हैं। जिस नूरुद्दीन जंगी की रिहाई के लिए शनिवार को दरभंगा की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, उस निर्दोष बताया गया। एसआईटी के सवालों का जवाब देने में उसी नूरुद्दीन जंगी के पसीने छूट गए। पसीना पोंछते हुए जंगी ने यह मान लिया कि उसका कनेक्शन पीएफआई से था। इसी लाल गाड़ी में संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी है, जिसे 48 घंटे की रिमांड में पूछताछ के बाद फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया। ये वही नूरुद्दीन जंगी है जिसे यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। पेशे से खुद को वकील बताने वाले नूरुद्दीन जंगी पर पीएफआई को मदद करने का आरोप है। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन को एसआईटी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ गया, जिसका जवाब देने में नूरुद्दीन के पसीने छूट गए। एसआईटी ने नूरुद्दीन से 5 अहम सवाल किए। सवाल नंबर 1, नूरुद्दीन को पीएफआई से किसने जोड़ा था? सवाल नंबर 2, कितने पीएफआई के सदस्यों की उसने पैरवी की? सवाल नंबर 3, पीएफआई के सदस्यों की पैरवी उसने क्यों की? सवाल नंबर 4, पैरवी के बदले उसे कितने पैसे मिलते थे? सवाल नंबर 5, लगातार लखनऊ और दिल्ली जाने की वजह क्या थी? नूरुद्दीन इन सभी सवालों का माकूल जवाब नहीं दे पाया और पूछताछ के दौरान पसीने पोंछता रहा। लेकिन अब तक की पूछताछ में ये जरूर साफ हो गया कि नूरुद्दीन पीएफआई के डायरेक्ट कनेक्शन में था। कई सवाल एसआईटी ने पूछे। इससे पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लो भी थे। फुलवारी एएसपी मनीष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में यह पूछताछ हुई लगातार, और नूरुद्दीन जंगी को पसीने छूटते रहे और आखिरकार यह प्रूफ हुआ है ऑफ द जो रिकॉर्ड है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसका पीएफआई से सीधे तौर पर ताल्लुक है। इधर पूछताछ के दौरान जलालुद्दीन ने भी पीएफआई से अपने संबंध को स्वीकार कर लिया है। जलालुद्दीन पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी पाठशाला चलाने के मामले में पटना पुलिस एटीएस के हाथों गिरफ्तार झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा है। जलालुद्दीन गोड्डा, रांची, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां एनआईए ने सोमवार से जिहादी ट्रेनिंग केस की जांच की शुरुआत कर दी, वहीं जम्मू कश्मीर से सिवान पहुंची एनआईए की एक टीम जेल में बंद एक आरोपी को अपने साथ लेकर गई। शक है कि सिवान का याकूब जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मुहैया कराता था। बिहार में शहर शहर आतंकियों का जाल। फुलवारी के बाद अब सिवान दागदार। सिवान में आतंकियों के कितने मददगार? याकूब खान, दाढ़ी वाले इस शख्स का नाम याकूब खान है। सिवान के बसंतपुर इलाके के शेखपुरा गांव का रहने वाला है याकूब खान, जिसे लेकर उठते सवालों से दागदार हो रहा है बिहार। सवाल ये कि क्या याकूब सिवान में बैठकर पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के सपनों को पूरा करने में जुटा था? क्या ये मसूद के संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में हथियार मुहैया कराता था? ये सवाल तभी से उठने शुरू हो गए जब सोमवार को जम्मू कश्मीर से सिवान आकर एनआईए की टीम अपने साथ याकूब खान को ले गई। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब याकूब को एनआईए को सुपुर्द करने से पहले सिवान पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी। आज एनआईए की टीम इनको अब किस में दफा में ले जा रही है, किस कांड में ले जा रही है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। मुझे ये लगता है कि एनआईए की टीम जो पहले ले गई थी, बरहड़िया का कोई चुन्नू है,
वही जिस पर आरोप था कि वहाँ किसी आतंकवादी को शस्त्र जो वहाँ बेचा है, तो लगता है कि उसी क्रम में याकूब पर सिवान में रंगदारी और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। 5 महीने पहले ही पुलिस ने उसे हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया था। 2 ही केस चल रहे हैं। कौन कौन से केस? बसंतपुर थाना खंड संख्या 405 21, बसंतपुर थाना खंड संख्या 257 17। कौन कौन मामले इसमें आते हैं? दोनों मर्डर का केस है। एक जो है रंगदारी का एक केस में बेल करा लिए हैं और एक रंगदारी का केस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि एनआईए को जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के मामले में याकूब का लिंक मिला है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले एनआईए ने सिवान के बभनौली से इरफान नाम के एक शख्स को जैश के आतंकियों को हथियार बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और अब सिवान से ही याकूब का नाम आने पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सिवान में पाकिस्तानी आतंकियों के कितने मददगार बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और अब हम आपको पुलिस की लापरवाही से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि रविवार को छपरा में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सवाल ये कि जब 4 महीने पहले आईबी ने बिहार पुलिस को पत्र जारी कर अलर्ट किया था, तब छपरा में आखिर ब्लास्ट कैसे हो गया? छपरा में रविवार को धमाका। और धमाके के बाद तबाही की इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि पूरे मामले में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। यकीन न हो तो आईवी की 4 महीने पहले की ये चिट्ठी देख लीजिए, जिसे बिहार पुलिस को भेजा गया था। सबसे पहले पत्र की तारीख देखिए, जिसमें 10 मार्च 2022 को पत्र जारी किया गया है। आईबी के मुताबिक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में हैं। टिफिन बॉक्स में आईईडी के इस्तेमाल पर भी नजर रखने को कहा गया था। अपनी रिपोर्ट में आईबी ने बिहार पुलिस से अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री मंगवाने वालों, पटाखा बनाने वालों और इसे स्टॉक करने वालों के पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर रखने को कहा था। पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि अपराधियों के साथ साथ पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास में लगे हैं। पटाखों का अवैध कारोबार बिहार की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए इनके पूरे चैनल पर नजर रखने के साथ ही इन्हें खंगालना होगा। आईबी ने भागलपुर और गोपालगंज में धमाकों का भी जिक्र किया था। यहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं, उन्हें आईबी ने जो अलर्ट जारी किया था, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सभी जोनल पोल, रेंज पोल बिहार की जो है, उन्हें ये आदर्श अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी दी गई थी कि जानकारी के अनुसार हाल ही में चूंकि ये अलर्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को है, और इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आने वाले समय में ऐसी अवैध पटाखा फैक्ट्री जो है वो बिहार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्री से जो है आतंकी बारूद हासिल कर सकते हैं और बड़ी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अवैध पटाखा फैक्ट्री पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो बड़ी घटना जो है भविष्य में सामने आएगी। बावजूद इसके छपरा के खोदाई बाग गांव के घर में पटाखा बनाने के दौरान जबरदस्त विस्फोट का होना और इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो जाना पुलिस और प्रशासन का घोर लापरवाह रवैया नहीं तो क्या है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो रविवार को छपरा में बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को पुलिस ने छपरा बम ब्लास्ट में उसी घर के सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसने यह खुलासा किया कि लंबे समय से रिहायशी इलाके में पटाखा बनाने का काम चलाया जा रहा था। अब सवाल है कि बारूद बांधने वाले अपना काम कर रहे थे तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर और कान में तेल डालकर सो क्यों रही थी? रविवार की सुबह 10:35 पर छपरा के खोदाई बाग गांव में इसी धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई।
धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर तक सुनी गई थी। ब्लास्ट का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह पटाखे और वहां रखे बारूद एक एक कर फट रहे हैं। इस मामले में सोमवार को रियाजू मियां नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया यही है रियाजू मियां। जिस घर में धमाका हुआ वो रियाजू मियां का ही घर था, लेकिन अब वो धमाके में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। उसने कहा है कि लंबे समय से उसका परिवार भी ये पटाखे बनाने के धंधे में संलिप्त है। हालांकि उसने बम बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो पटाखे के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से लेकर के आता था, कौन लोग उसे सप्लाई करते थे और पटाखे कहाँ कहाँ जाते थे। इन तमाम पहलुओं की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार रियाजू मियां के मुताबिक लंबे समय से खुदाई बाग के इसी घर में आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाए जाते थे, लेकिन खैरा थाने की पुलिस बेखबर थी। खुफिया तंत्र कान में तेल डालकर सो रहा था। इंटेलिजेंस का भी ये फेलियर है, क्योंकि थाना स्तर पर भी इंटेलिजेंस को अपॉइंट किया जाता है और उनका ये काम है कि थाने के अंदर जो जुरिडिक्शन है थाने का, वहां पर किस तरह की गतिविधियां कहां पर किस जगह चल रही है उसकी छानबीन करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भागलपुर में भी ये घटना घटी थी और थाना की भूमिका जो थी वो सवालों के घेरे में थी, क्योंकि बम बनाया जा रहा था एक मकान में और थाने को इसकी भनक तक नहीं थी। बहरहाल इस मामले में भी कमोबेश घटना वही है। अब सवाल है कि महज 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद खैरा थाने को भनक क्यों नहीं लगी? बारूद की महक पुलिस सूंघने में नाकाम क्यों रही? लंबे वक्त से पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी? क्या ये इंटेलिजेंस और पुलिस की नाकामी नहीं है? भागलपुर गोपालगंज के धमाकों से सबक क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब छपरा के डीएम और एसपी को देना होगा, क्योंकि ये 6 लोगों की मौत और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। छपरा से संतोष कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। अब बात किशनगंज की, जहां के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मालूम नहीं है कि ऐसा कब से हो रहा है। धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी है। जिले में 1-2 नहीं बल्कि 37 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। जुम्मे को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई, यानी बिहार में भी वही मॉडल जो झारखंड में था। ना कोई नियम ना आदेश, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। स्कूल के नाम के साथ उर्दू जुट गया तो जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी की छूट मिल गई। 30 विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शुक्रवार को छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो अवकाश का दिन है वो रविवार को माना जाता है। और शुक्रवार को इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है एक खास विशेष अल्पसंख्यक की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शुक्रवार को छुट्टी की सिर्फ एक वजह यही है कि इलाका मुस्लिम बहुल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि कोई आदेश नहीं मिला है, ऐसे लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा हो कब से रहा है। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक डिस्ट्रिक्ट के थे। तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो। जुम्मे को छुट्टी हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर नियम तय होंगे और व्यवस्था नियमों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी से चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म का क्या काम है? किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। बेगूसराय में एक बार फिर जबरन धर्मांतरण सहित लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है और मामले में पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया है कि डुमरी गांव में मुस्लिम आबादी अधिक है और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं और यही वजह है कि आए दिन मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी बहू बेटियों के साथ जबरन
बलात्कार सहित अपहरण तक की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भी लीपापोती का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अरमान ने उनकी बहू और पोती के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते। नागपंचमी की रात तीनों आरोपियों ने उनकी पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर अपहरण कर यहां से ये लोग फरार हो गए। इन लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा है। जब इस बात की शिकायत करने महिला सिंघौल थाने पहुंचे ये लोग, तो आरोपियों ने दबाव बनाकर उल्टे पीड़ित परिवार पर ही मामला दर्ज करवा दिया। स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ित परिवार को अब न्याय का कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब थक हार कर सुधीर शाह ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल उठाता है कि स्थानीय पुलिस आखिर इस मामले को दबा क्यों रही है। एसपी ने मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। जाहिद, शाहिद और अरमान, ये वो तीन नाम हैं जिनके ऊपर पीड़ित आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों की जांच क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल। तो स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। पीड़ित अब स्थानीय प्रशासन से उम्मीदें खो चुका है और इसीलिए न्यायालय की शरण में चला गया। अब न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद लगाए ये पीड़ित परिवार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, जहां पर मुस्लिम युवकों पर कई गंभीर आरोप हैं। 4-5 लड़का मिल करके रात से गायब किए हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बोले उसको तो हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है, कमा के खाते हैं, मजदूरी करके जीते हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। पत्नी और जवान बेटी जो शादीशुदा है, 2 नाबालिग बेटी भी है, जिसके साथ उस गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असगर एवं अज्ञात 2 लोगों के द्वारा जब कभी भी मन हो, मन चला, दिन रात दोपहर सुबह कोई बात नहीं, किसी भी समय इसके घर में घुस करके इसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता है। गरीब आदमी है, थाना पुलिस में आवेदन देते देते थक गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तार मुसलमानों के दाढ़ी में हाथ डाल करके उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय अछूता नहीं रहा है। बेगूसराय का एक डुमरी कस्बा, जहां पर हिंदू नाम मात्र और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, लव जिहाद करने वाले, गोवंश की हत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है। और संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए बेगूसराय से। संतोष, क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई? जब पीड़ित इस शिकायत के साथ थाने पहुंचे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जांच क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, इस मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस अपने आप जो है अभी कन्नी काट रही है, कुछ भी बताना नहीं चाह रही है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष का आरोप है, जब वो थाने पर पहुंचे थे और इस मामले को दर्ज करवाने की कोशिश की एवं न्याय की गुहार लगाई,
तो पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि जो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर मामला दर्ज किया है, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि दबाव बनाकर जो आरोपी हैं उनके द्वारा उसकी पत्नी पर दबाव बनाया गया कि अपने पति पर उल्टा केस करो, नहीं तो तुमको भी मार देंगे और पूरे परिवार के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जाएगा और जान से मार दिया जाएगा। इस भय से उसकी पत्नी ने इस मामले को दर्ज करवाया था पति पर। थक हार कर जो है ये न्यायालय में मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद जो है अभी पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चुके हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए आपका।